नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मतदान जारी है। विजयपुर से भी खबरें आ रही हैं, बुधनी से भी खबरें आ रही हैं और एमपी में उपचुनाव के दौरान विजयपुर बुधनी विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। विजयपुर में रामनिवास रावत वर्सेज मुकेश मल्होत्रा, बुधनी में रमाकांत भार्गव वर्सेज राजकुमार पटेल। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों ही विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। विजयपुर में मतदान के बीच झड़प की भी खबरें आ रही हैं। विजयपुर में 2 गुटों के बीच विवाद हुआ है। जमकर चले लाठी और डंडे, हुआ पथराव। 4 लोग घायल हुए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विजयपुर में तनाव के बीच मतदान जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने विजयपुर में डेरा डाल रखा है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी मतदान जारी है। रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान वे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के ने केवल भ्रम फैलाने का काम किया, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। चलिए सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। विधानसभा के उपचुनाव प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी जो है सुनील सोनी यहाँ पर मतदान करने पहुंचे सपरिवार। सर, क्या कुछ वहाँ के कार्य होंगे और किस तरीके से जीत को देख रहे हैं? तेजी से विकास होगा। मैंने भी वोट डाला है, परिवार के साथ डाला है। मैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र के उत्सव में सभी लोग शामिल हों। जी, कांग्रेस लगातार सक्रिय और निष्क्रिय का मुद्दा उठाती रही। अरे एक आध काम बता दे प्रत्याशी की दक्षिण में कोई योगदान है। ये मजाक करना लोकतंत्र का उत्सव है। लोग लाइन लगाकर वोट देते हैं, उनके साथ मजाक मत करिए। जी, तो ये थे भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी, जिन्होंने अभी फिलहाल अपना मतदान किया है और रायपुर दक्षिण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रहे हैं। और इन्होंने कांग्रेस को लेकर ये बात कही है कि कांग्रेस लगातार जो है अलग अलग दावे कर रही है, लेकिन ये दावे जो हैं एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल भी सच नहीं है। और फिलहाल ये पहुंचे थे अपने परिवार के साथ। इन्होंने तो आप सुन रहे थे रायपुर से सुनील सोनी, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 विधानसभा पर उपचुनाव हो रहे हैं, बुधनी और विजयपुर। दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटें हैं। बुधनी इसलिए कि यहाँ से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था और अब उनकी जगह रमाकांत भार्गव मैदान में हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से राजकुमार पटेल हैं, जो दिग्गज नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उनके परिवार में देव कुमार पटेल भी विधायक रह चुके हैं इसी सीट से। उनकी भाभी पूर्व महापौर हैं और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। विजयपुर की बात करें तो रामनिवास रावत हैं वहाँ पर, जो वन मंत्री हैं, और दूसरी तरफ से मुकेश मल्होत्रा हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिलहाल प्रभु पटेरिया, हमारे सहयोगी। प्रभु जी, दिलचस्प चुनाव हो रहा है विजयपुर से, तो एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार हो या कांग्रेस उम्मीदवार हो, दोनों को नज़रबंद कर दिया गया है। झड़पों की खबर है, घायल भी हो गए हैं, एक दूसरे पर गुंडागर्दी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप विजयपुर के इन हालातों के बीच में, जब कहा जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि आदिवासियों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी भी यही आरोप लगा रही है। अब जी, बहुत पहले जब बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ करती थी तब ये नज़ारे आम हुआ करते थे। और वो लोग, वो नेता, वो राजनीतिक दल जो आज भी बैलेट पेपर से वोटिंग की बात करते हैं, उनको आकर मध्य प्रदेश के इस उत्तरी अंचल में श्योपुर जिला, मुरैना जिला, यहाँ पर जो चुनाव होते हैं उस पर एक बार नज़र डालनी चाहिए कि जब ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, इतनी सतर्कता में होते हैं, तब ये स्थितियाँ यहाँ पर निर्मित होती हैं कि लोग आरोप लगा रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। वीडियो हम देख रहे हैं,
लोग जो मतदाता हैं वो तक विरोध करते हुए कई जगह नजर आ रहे हैं। तो ये चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, दोनों दलों की तरफ से या जो भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों की तरफ से एक अलग तरीके का वहाँ पे चुनाव का माहौल बनाया जाता है और वो कोशिश लगातार जारी है। हम पिछले 2-3 दिनों से वहाँ पर देख रहे हैं कांटे का मुकाबला है निश्चित तौर पर, चूंकि रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, वन मंत्री हैं, लगातार 5 बार वहाँ से विधायक रहे हैं, बीच में 2 चुनाव वो हारे भी हैं। तो रामनिवास रावत के सामने जो कैंडिडेट है कांग्रेस का मुकेश मल्होत्रा, वो जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे पिछला चुनाव तो तीसरी पोजीशन पर रहे थे, 42,000 करीब वोट उनके अपने मान सकते हैं, उसमें कांग्रेस के वोट प्लस हो रहे हैं, प्लस वहाँ पर आदिवासी वोट बैंक भी है एक खासा बड़ा, तो उसको भी वो प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए वहाँ कांटे का मुकाबला और साख दोनों पार्टी के नेताओं की दांव पर लगी। इसीलिए आपने देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा हो या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, दोनों के दोनों श्योपुर जिले में विजयपुर की सीमा के पास जो है मोर्चा खुलकर बैठे हुए हैं। एक और दिलचस्प आंकड़ा भी आया है प्रभु जी, जिस तरह से झड़पों की खबर है कि वहां पे वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं, लेकिन जो 1:30 बजे तक के हमारे पास जो आंकड़े मौजूद हैं, जो मिले हैं विजयपुर में 54.86% मतदान हो चुका है। मतलब मतदान में कोई कमी नजर नहीं आ रही। जब दोपहर तक आप ये आंकड़े देख रहे हैं तो शाम तक तो इनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। जो हम बात कर रहे हैं 1:30 बजे 2 बजे, तो मान के चलिए कि हम 1 बजे तक के लगभग आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ब्रजेश जी, इसको लेकर जो वहाँ मतदान का जो रुझान आ रहा है और लोग आरोप लगा रहे हैं कि वोट नहीं डालने दे रहे हैं, लोगों को निकलने नहीं दे रहे, तो वोट कौन डाल रहा है फिर उन जगहों पर? निश्चित तौर पर मतदाता ही वोट डाल रहे होंगे। कहीं कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, प्रशासन मुस्तैदी से और एहतियातन वहाँ पर जो है जिला चुनाव अधिकारी ने दोनों उम्मीदवारों को जो है नज़रबंद कर रखा है, एक तरीके से ये कह निगरानी में रखा हुआ है। पुलिस ने उनको पुलिस की सुरक्षा में उनसे मतदान कराया गया है। कुछ और जो प्रभावशाली नेता हैं उनको पहले ही वहां पर डिटेन कर लिया गया। तो एक तरीके से चुनाव को शांतिपूर्वक कराने की पूरे प्रयास प्रशासन के वहां पर हैं। उसके बावजूद यदि ये स्थितियां निर्मित हैं और मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, अभी तो हम ये कहें कि आधा समय बीता है और यदि 54% मतदान हो चुका है तो निश्चित मानकर चलिए कि वहां पर जो है मतदान का प्रतिशत 70 के ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा। और मुकाबला खासा कड़क मुकाबला वहां पर हम मान सकते हैं, कांटे की टक्कर है, बहुत ज़्यादा वहां पर जो है चुनाव में दोनों दलों के लोग जो लगाते हुए दिख रहे हैं। चलिए हमारे साथ कांग्रेस से पवन पटेल जी भी जुड़ गए हैं। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो कांग्रेस से खबरें आ रही थी, शिकवा शिकायतें हो रही थी कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, आदिवासी वर्ग के लोगों को रोका जा रहा है, बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं। मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस उम्मीदवार को ही नजरबंद किया गया हो, बीजेपी उम्मीदवार और बीजेपी के नेताओं के साथ भी वही व्यवहार हो रहा है। फिर भेदभाव का और प्रशासन पर इस तरह के आरोप क्यों? सबको आंख में पट्टी बांध लेनी चाहिए। जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं, अगर वो वीडियो आप नहीं देखना चाहते तो फिर कोई बात ही नहीं है। वहां के जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी वर्ग अगर थाने का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें वोट नहीं डालने देना जा रहा, वो आप नहीं देखना चाहते तो आंख मूंद लेना चाहिए हर व्यक्ति को। जो आदमी माइक में बोल रहा है कि हमें वोट नहीं डालने दिया जाए, हमारे पिताजी को गाली दे करके बाहर कर दिया गया, तो आदमी को आंख मूंद लेना चाहिए। ये घटना हमारी वाली नहीं है, वो कांग्रेस के लोग नहीं, आम मतदाता वो आवाज उठा रही है। आम मतदाता की आवाज मीडिया चैनल वहां लेकर के जो हम तक पहुंचा रहे हैं वो तब तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको हमारे ख्याल से उसको भी देखना चाहिए। ये नहीं बोल देना चाहिए कि 54% मतदान हो रहा है मतलब सब कुछ सही है। होने दो कैप्चरिंग, होने दो मार काट हो रही तो होने दो, गोली चल रही तो चलने दो, सिर्फ क्योंकि लेकिन बीडी शर्मा तो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है, गुंडागर्दी वो कर रही है। उनको बीडी शर्मा जी के पास और काम क्या है आरोप लगाने के अलावा? अपने काम तो बताने के लिए है नहीं। बटोगे तो कटोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे तो बोल नहीं सकते हैं, यही बोलेंगे बटोगे तो कटोगे। अगर आरोप लगा रहे 400 करोड़ की घोषणा क्यों करनी पड़ी उनको? अगर पहले घोषणा किए होते तो चुनाव के समय 400 करोड़ की घोषणा नहीं कर पाती। 11 गांव में चुनाव जैसे सेंसिटिव मुद्दे में कोई बाहर का बंदा आके टाटा गोली चला के चला जाता है और आप बोलते हैं वोट परसेंट का 54% हो तो रहा है, चलने दो गोली। वो आदमी पकड़ जाता है, जनता ने पकड़ा, पुलिस ने नहीं पकड़ा, कांग्रेस ने नहीं पकड़ा, जनता ने पकड़ा। और अभी तक उसको लगता है या तो बढ़िया रखे होंगे, मलाई उलाई खिला रहे होंगे। अरे उसको मार कूट के अभी तक निकाल के बाहर करो ना कि किसका आदमी था।
जो धरने पर बैठे उनको गिरफ्तारी के लिए उनको अंदर कर दो। तो ये अंधाधुंधी का जो राज चल रहा है, मेरा निवेदन है कि हर व्यक्ति को चारों तरफ आंखें देखनी चाहिए, सिर्फ एक रिजल्ट पे नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का फितरत है, उनका बकर बकर करना काम है। उनके पास तो कोई उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस के लोगों को आयातित होकर ले जाते हैं। क्या आजकल के जमाने में 1% भी आप लोग को नहीं लगता है कि वही व्यक्ति कुछ दिन पहले विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा के लिए वोट मांग रहा होगा? आज क्या समझौता हुआ, क्या सौदेबाजी हुई कि आज भाजपा के लिए वोट मांग रहा? क्या 1-8% लोग तो अभी जमाने में बचे होंगे ना, कि जो बोले होंगे कि तुमको मैंने 5 साल के लिए भेजा था, तो फिर से वोट मांगने, भीख मांगने क्यों आ गए? क्या ऐसे 1% भी लोग भी नहीं होंगे कि इस झूठ का पर्दाफाश कर सके? तो मेरा मतलब है, जिस तरह के हालात हैं, चाहे बुधनी में अभिषेक गौर को हड़का रहे हैं कि भैया तुम वोट दो, भाजपा का, कांग्रेस का प्रचार मत करो। अरे ये डरे हुए हैं। इतना निष्पक्ष चुनाव होना, मैं तो कह रहा हूं कि सबको उसी नजर से देखने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी ने इस देश और प्रदेश में बना रखा है, तानाशाही, हर चुनाव हम जीतेंगे। तो जो 54% मतदान हुआ है पवन जी, काम कुछ नहीं करेंगे पवन जी, जो 54% मतदान हुआ है, उन वादों को भूलते जाएंगे। 54% मतदान हुआ है, उसमें फर्जी मतदान हुआ है, आपका ये कहना है? कितने प्रतिशत फर्जी मतदान होगा? एक जगह से खबर आई है, 2 जगह से खबर आई है। मैं नहीं कहता हूं, जो मैं नहीं कहता उसको आप कह देते हैं। ये बड़ा हमारी और आपने कहा है कितना आंकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है गड़बड़ी नहीं है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि आदिवासी वर्ग जो थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं उनको सुनिए। जो लड़की बोल रही है कि हमारे पिताजी को लाइन में लगे होने के बाद, पर्ची होने के बाद वोट नहीं डालने दे दिया, उनको सुनिए। मैंने ये तो बोला ही नहीं फर्जी मतदान। चलिए, फर्जी मतदान नहीं हुआ ये तो मान रहे हैं आप, लेकिन वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। लोया जी वो कह रहे हैं कि आदिवासियों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, और जो कांग्रेस के समर्थक लोग हैं उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है बीजेपी। ठीक है, जवाब ले लीजिए, बहुत पर्याप्त समय है आज पवन जी। अपन 1 घंटे बैठे हैं, आ रहा हूं मैं आपके पास। जी लोया जी, मुझे लगा आप मेरे से बोल रहे हैं। ठीक है जी ब्रजेश जी, आपका सवाल दोहरा दें आप। वो कह रहे हैं वोट डालने नहीं दिया जा रहा है आदिवासियों को, बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है। इस पर आरोप सीधे सीधे आप पर हैं कि यदि इतने ही अच्छे थे आप, इतना ही आपका समर्थन था वहां पर, तो 400 करोड़ की घोषणाएं क्यों करना पड़ी आपको? देखिए ब्रजेश जी, एक बड़ी गंभीर समस्या है। कांग्रेस के जो हमारे मित्र यहाँ संवाद करने आते हैं, उन्हें खुद ग्राउंड की कितनी जानकारी होती है, ये थोड़ा एक चिंता का विषय है, हमारे लिए नहीं मगर जनता के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए। आप देखिए हिंसक घटनाएं कहां कहां हुई विजयपुर में। एक ही मंडल है बीरपुर, उस मंडल में ही हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। पिछले बार अभी 2024 के अप्रैल में जो चुनाव हुआ था, उसमें उस मंडल से हम 20,000 वोटों से जीते हैं। कल जो घटना हुई वो धनाच्या गांव था, उस गांव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव पिछले लगातार कई चुनाव से जीतती चली आ रही है। और यही कारण है कि इस तरह की हिंसा करवाने का काम, मेरा सीधा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसीलिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी वहां धरने पर बैठे हुए हैं, और धरने पर आदिवासियों के सम्मान में बैठे। मैं फिर से कहता हूं, और जो लोग अभी कह रहे थे कि हम उम्मीदवार यहां से वहां ले गए, इनके दोनों उम्मीदवारों की स्थिति बताता हूं आपको। विजयपुर के उम्मीदवार कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, और बहुत पहले नहीं, अभी कुछ समय पहले तक ही। दूसरी बात, जो एक और इनके उम्मीदवार है जो बुधनी में चुनाव लड़ रहे हैं, ब्रजेश जी आपको शायद ये फैक्ट कितना मालूम है मुझे नहीं कह सकता हूं, मगर आपको हंसी आएगी कि कांग्रेस का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है कि जो उम्मीदवार 3 बार चुनाव हार जाएगा उसे 4थी बार पार्टी टिकट नहीं देगी। ये राजकुमार पटेल जी को 8वीं बार टिकट दिया है कांग्रेस ने, 8वीं बार, और जिसमें से 6 बार वो चुनाव हार चुके हैं और ये 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, कभी भोजपुर से कभी कहीं से। ये बड़ा कांग्रेस का बड़ा एक विचित्र किस्म का मामला है। तीसरी बात, जो वो कह रहे हैं कि हम विकास की घोषणाएं कर रहे हैं, निश्चित करेंगे, विकास हमारी जिम्मेवारी है, विकास हमारी प्राथमिकता है। और यदि आपने इस तरह के कभी काम किए होते तो आज ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां नहीं उठाते। आपने विकास नहीं किया, तब तो जनता ने हमें अवसर दिया, और अवसर लगातार दिया, बार बार दिया, इसलिए दिया कि हम जन कल्याण भी करते हैं और लोगों के पास सुविधाएं भी पहुंचाते हैं। ये वही श्योपुर है जिसमें कभी एक बूंद पानी नहीं हुआ करता था, आज वहां की इंच इंच भूमि सिंचित हो, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
नल से जल वहां पहुंचे और महिलाओं को कई किलोमीटर पानी लेने न जाना पड़े, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में संभव हो पाया है। मुझे लगता है कि राजनीति में हमें कभी रियल फैक्ट और रियलिटी पर भी चर्चा करनी चाहिए। कब तक कल्पना लोक में जिएंगे? और मैं फिर से कहता हूं, आज आप देखिए जो लोग यहाँ बैठकर आरोप लगा रहे हैं उन्हें शायद ये नहीं मालूम है कि आज वहां चुनाव आयोग ने दोनों प्रत्याशियों को डिटेन किया हुआ है, दोनों प्रत्याशी नजरबंद में। जबकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत जी मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। इसके बाद भी हम चुनाव आयोग या प्रशासनिक मशीनरी यदि कोई कदम उठाती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन और सम्मान इसलिए करना चाहिए कि लोकतंत्र में खूबसूरती जब है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष का सम्मान करे। परंतु मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे मित्र हैं वो बिना तथ्य जाने और बिना सत्य जाने मैंने पहले ही कहा आपसे बहुत समय। लेकिन लोया जी, आपने कहा कि बीरपुर में जो बीजेपी के गढ़ हैं वहां पे इस तरह की हरकतें हो रही हैं, वहां पे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो क्या प्रशासन इतना कमजोर हो गया कि कांग्रेस गुंडागर्दी करने लगी बीजेपी सरकार में, बीजेपी के शासन में? नहीं, एक बात को आप समझ लीजिए ब्रजेश जी, कांग्रेस इस तरह के कृत्य हमेशा से करती आई है, ये कोई पहला अवसर नहीं है, ये हमेशा से करती आई है। पकड़ेंगे भी पकड़ेंगे। पवन जी जल्दबाजी मत कीजिए। मैं फिर से कहता हूं, आज शाम 7 बजे के बाद आचार संहिता भी ढीली होगी। आचार संहिता जो आचार संहिता लगी हुई है उसमें शिथिलता आएगी और सरकार को पर्याप्त अवसर है काम करने का। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमने तो उन पार्टियों को नहीं छोड़ा जिन्होंने शताब्दी में दलाली खाई थी, हम उन पार्टियों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये काम करने वालों को हम कहां से छोड़ेंगे? पवन जी, बचेगा तो नहीं, नंबर सरकार का पारी का इंतजार करिए। लोया जी, तो क्या अभी छोड़ रखा क्या? अभी भी कार्रवाई कर सकते हैं कोई गड़बड़ी कर रहा है तो? मैं आपसे पुनः बड़ विनम्रता से आग्रह करता हूं ब्रजेश जी कि इस समय वहां आदर्श आचार संहिता लागू है, प्रशासन पर संपूर्ण अधिकार चुनाव आयोग का है और हम चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं करना चाहते। मगर एक स्पष्ट आरोप लगाता हूं ब्रजेश जी, आप देखिए कि वहां जो हमला हुआ ना वहां के नागरिकों को मालूम, ना वहां के प्रशासन को मालूम, ना वहां के चुनाव आयोग को मालूम, मगर कांग्रेस पार्टी को उनका पता भी मालूम है और उनका नाम भी मालूम है। यही तो प्रमाणित करता है कि हमला करवाने वाले हैं कौन। कांग्रेस को पूरी कांग्रेस को अंदर कर दो। करेंगे, सब आएगा, समय आएगा। जनता कर रही है, हम जनता से करवाएंगे। आपकी तरह के लोग नहीं है, आपकी तरह के लोग नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर काम करें। जनता को जागृत करेंगे और वो आपको दंड दे रही है जो लगातार, उसे कंटिन्यू करवाएंगे। तो पवन जी, जनता तो दंड दे रही है आपको, लगातार बाहर करती जा रही है, लोग कह रहे हैं। मुझे तो कुछ मालूम नहीं। वहां जो बीजेपी के गढ़ हैं वहां गदर कर रहा है, ये आपके आचरण में है, पहले से भी करते रहे, ऐसा आरोप है उनका। देखा, इनका आचरण बड़ी अच्छे तरह से दिखा है। मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं है। पूरे ज्ञाता भारतीय जनता पार्टी के जिसके ऊपर कमल का फूल लगा है वही ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है। ये न्यूज चैनल में आ रहा कि धरने पर बैठा है, ये मेरी अज्ञानता का प्रतीक है। कुछ न्यूज चैनल में चल रहा कि थाने में आदिवासी लोग धरने पर बैठे हैं, हमारे महाज्ञानी ब्रिज गोपाल लोया जी यहाँ पर बैठे हुए। वो और क्या बोल रहे हैं, ये आदिवासी अगर धरना देता है, आदिवासियों के ऊपर गोली चलती है, तो ये हमें पता है, हमारे महान प्रवक्ता बीजेपी के, इनको नहीं मालूम है। ये सरकार चला रहे, क्यों? क्योंकि सरकार में इनके अध्यक्ष को धरने में बैठना पड़े। इतनी लाचार और इतनी मजबूर सरकार, जहां इनका गढ़ है वहां हम हमला करा देते हैं, तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि आपने घोषणा की, मैंने कहा कि आपने विकास किया, तो चुनाव के समय 411 करोड़ का विकास करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? इसका अरे हम तो हमेशा विकास करते हैं, हम तो सोते विकास करते हैं, हम तो जगते विकास करते हैं, हम तो मरते विकास करते हैं। ये नहीं बोलिए क्यों विकास का हम बोल क्या रहे हैं, कहां लेके रहे हैं? अरे हम बोल रहे वहां की आम जनता बोल रही है, आम जनता जो वोट डालती है वो बोल रही है कि आप किस तरह का काम कर रहे हो। अभी वहां के एक रिटर्निंग अधिकारी थे उदय सिंह चिकरवाल, क्या संबंध है भैया आपके कि बार बार शिकायत होती है, बार बार उसी को चीफ रिटर्निंग ऑफिसर बना देते हो, वेट करते हो कि कांग्रेस शिकायत करे फिर हटाए। आपकी जो सेटिंग है ना वो अच्छी तरह से धुल चुकी है। हमारा अध्यक्ष वहां बैठा है, अरे आपकी सरकार है, आपको तो लॉ एंड ऑर्डर तक टाइट करना चाहिए कि आपके 10 चुनाव आयोग के हाथ में है पूरा प्रशासन तंत्र वहां पर। तो समझ में आता है, अगर सरकार को धरने पर बैठना पड़े तो लानत है,
भाई वहां तो दोनों ही बैठेंगे ना धरने पे पवन जी, नहीं, ब्रजेश, क्योंकि एक छोटा प्रशासन सा उनके हाथ में नहीं है, पुलिस उनके हाथ में नहीं है, चुनाव आयोग के हाथ में है, तो वो भी मांग कर सकते हैं, वो भी शिकायत कर अरे सकते हैं, अब आप भी पूरी कर दुनिया सकते हो। जानती कौन ब्रजेश, किसके एक छोटा हाथ सा में है, प्रश्न मेरा भी कौन शामिल किसके करना। हाथ में कहाँ क्या है, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है लोया जी। ब्रजेश जी, एक छोटी सी बात थी, केवल पवन जी को ज्ञान में दे रहा था। ये कांग्रेस की सरकार नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष सरकार नहीं होते, सरकार ही सरकार होती है। हमारे यहाँ परिवार सरकार नहीं होते, हमारे यहाँ पादुकाएं राज नहीं करती। मैं सुन लीजिए पवन जी, मैं आपको चुपचाप बताऊं, आप भी सुनिए। हमारे यहाँ पादुकाएं राज नहीं करती हैं, हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी मर्यादा का हम पालन करते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, एक बात आपने बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वहां आदिवासियों पर हमला हुआ, किसने इनकार किया? हम तो खुद कह रहे हैं ना कि वहां आदिवासियों पर हमला हुआ, मगर रात में हमला होता है, सुबह उनके प्रदेश अध्यक्ष उसका नाम और पता दोनों जारी कर देते हैं, जबकि ना वो स्थानीय जनता को मालूम है, ना वो पता वहां के प्रशासन को मालूम है, ना चुनाव आयोग को मालूम है। मगर यदि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को मालूम है तो ये इशारा करता है कि ये प्रायोजित कहां से है, इसकी योजना कहां बनी और किस तरह इसको अंजाम दिया गया। हमारा तो बड़ा सीधा सीधा आरोप है। और एक बात और कहता हूं पवन जी, याद रखिएगा इसको, कि जब जब हमारे तंत्र काम करते हैं, सरकार काम करती है, तब आपको बड़ी पीड़ा होती है कि पुराने मामलों में गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसलिए एक बात को याद रखिए, हम कभी किसी को कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। यदि इस धरती पर किसी ने एक बार अपराध किया है तो वो अपराधी है और उसकी सजा उसे पाताल से निकाल कर भी देंगे। चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी भी जुड़ गए। चतुर्वेदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय जी 2 मिनट के लिए बस। जी पवन जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्रिज गोपाल लोया जी कितने जोश से भरे कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि अरे वाह, अब राम राज्य आ गया, दोषी को सजा मिलेगी। लेकिन कब तक? जब तक जादुई वॉशिंग मशीन के अंदर उसको धोया नहीं जाएगा। अजीत पवार जैसा आदमी निकलेगा वॉशिंग मशीन से धुलने के बाद 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला टाटा फिर। यही है ना, यही दोहरा मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का। आप आरोप एक बार और रिपीट कर दें कि ये तय है ना कि ये घोटाला आपकी सरकारों के दौरान अजीत पवार ने किया। ये आप आरोप लगा रहे हैं, ये सोच कर दे। आरोप लगाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अपने माँ बाप अपने गले में डाल लेते हैं। पवन जी मैं तो कह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ही कांग्रेस के नेताओं को फंसाने का काम करते हैं। कांग्रेस के जो अभियानी प्रवक्ता है वो बहुत कांग्रेस के नेताओं को और पार्टी को फंसवा देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आप क्या रहे हैं? आप जो कह रहे हैं वो आपकी सरकार के दौरान का मामला है। थोड़ा रिपीट करके और कह दे, मैं तो सुनना चाहता हूँ उसे। इस मध्य प्रदेश की जनता सुनना चाहती है, राष्ट्र सुनना चाहता है। महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहा है, वो सुने किस तरह कांग्रेस की सरकारों के दौरान घोटाले होते थे। ये कांग्रेस के प्रवक्ता उजागर कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी खबर है। अब बोले हम तो वही तो बोल रहे हैं, मतलब आप बोलिए ना, बोलिए ना। हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं ना कि आप ये कह रहे हैं कि अजीत पवार ने घोटाले किए कांग्रेस की सरकार के दौरान। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है। मुझे लगता है आप शायद प्रवक्ता हैं, तो ये बड़ी 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 गजब की बात आज आपने कही। इस तरह की स्वीकारोक्ति होना चाहिए अन्य प्रवक्ताओं में भी। माननीय मोदी जी जो हमारे देश के ताकतवर प्रधानमंत्री, उन्होंने भाषणों में भर भर के बोला 27,000 करोड़ का ताकतवर प्रधानमंत्री के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि ताकतवर प्रधानमंत्री आपने उन्हें स्वीकार किया। इस बात का भी धन्यवाद देता हूँ पवन जी, आपको इस बात का भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने स्वीकार किया कि मोदी जी ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। बात तो सुनिए, मत बोलिए लोया साहब। धन्यवाद दे रहा हूँ आपको, धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मोदी जी की ताकत को पहचान लिया। चलिए मैं माफी चाहता हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है श्योपुर से, बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद फिर चर्चा में करेंगे हम इस पर। श्योपुर जिले की सीमा पर बीडी शर्मा को रोक दिया गया है। विजयपुर में मचे बवाल के बाद बीडी शर्मा को सीमा पर रोका गया। शाम 6 बजे तक बाहरी व्यक्ति का प्रवेश श्योपुर जिले में प्रतिबंधित है। धरने पर बैठे हैं बीजेपी नेता और उनके कार्यकर्ता। श्योपुर जिले की सीमा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को रोक दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्योपुर जिले की सीमा की हैं। यहाँ पर बीडी शर्मा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। उन्हें जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। प्रशासन ने, पुलिस ने उन्हें सीमा पर ही रोक दिया है।
तो ये तस्वीरें थीं श्योपुर जिले की। पवन जी, अब क्या कहेंगे आप? कोई पक्षपात दिख रहा है आपको? वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्हें ही रोक दिया है, श्योपुर जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, और आप प्रशासन पर, चुनाव आयोग पर, पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। नहीं, अब तो सब एकदम सही हो गया। जो भी गलत हो रहा था, बीडी शर्मा जी को रोक करके इस तरह बड़ा काम कर दिया। ऐसे एक बार क्या हुआ था, शिवराज सिंह चौहान कहीं विदेश जा रहे थे, तो आरक्षण के मामले में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने अपना विदेश का दौरा खत्म कर दिया। मतलब पूरे ओबीसी समुदाय को आरक्षण मिल गया, उनको रोक दिया गया। मतलब इसका ये सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी में भी वहीं से। अच्छा, तो क्या करना चाहिए पवन जी? नहीं, कैसे सिद्ध करे प्रशासन और पुलिस के वो निष्पक्ष है? आप बता दीजिए तरीका। नहीं तो हम कहते हैं कि घटना हम दर्शकों के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा देते हैं। देखिए ब्रजेश जी, मेरा छोटा सा निवेदन सुनिए, मैं विपक्ष में हूं। अब आप ये बताइए, अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे मतदाता को किसी तरह से प्रभावित किया जाएगा, मैं बस नहीं बोला सारी न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, तो मैं क्या बोल दूं कि बड़ा अच्छा काम चल रहा है, शंका नहीं होती। भाजपा के पुराने कृत्यों को देखते हुए शंका नहीं होती कि भाजपा कुछ भी करा सकती है। ईवीएम की जादू, या वहां सब बैटरी फुल चार्ज होंगी, जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन 99% जादुई ढंग से बैटरी हो जाएगी उसकी चार्ज। तो नहीं कहे। हाँ, हमें क्या कहना चाहिए आप ये बता दीजिए। मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परम आदरणीय जिनसे हम ज्ञान अर्जित कर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोया साहब से मैं हर डिबेट में ज्ञान अर्जित करता रहता हूं। मैं बहुत नादान, अज्ञानी, बहुत छोटा हूं उनके आगे। इसी तरह ज्ञान मिलते जाते हमारा भी राजनीतिक कैरियर चलता जाए, बस मैं यही उम्मीद करता हूं। तो मैं क्या करना चाहिए, मैं क्या कहूं बताइए? मैं चला जाऊं भाजपा के बहुत अच्छा कर रही, बहुत अच्छा कर रही, ठीक है, आदिवासी को वोट नहीं डालने देना चाहिए, ठीक है, कोई बंदूक गोली चला रहा है, हमारे कार्यकर्ता आदमियों ने वहां पकड़ा, उसने पकड़ के पूछा होगा क्या नाम है, आप ही को कैसे पता चल जाता है कि रात में घटना हुई? आपके प्रदेश अध्यक्ष को पता चल गया, पुलिस को पता नहीं चला, प्रशासन को पता नहीं चला? हमारा प्रदेश अध्यक्ष दिन रात सो नहीं रहा, हमारी जनता दिन रात सो नहीं रही। जिस व्यक्ति का विश्वास संविधान पे, उसकी रातों की नींदें उड़ी हुई है कि करे क्या, कैसा राज्य आ रहा है, कैसी तानाशाही चल रही। भाजपा का विरोध का मतलब हम देशद्रोही हो गए। 750 किसान शहीद हो गए, युवा रोज कर रहे हैं अध्यक्ष जी, सो नहीं पा रहे 24 घंटे। मैं बुधनी में था चुनाव प्रचार में, बुधनी में खाद के लिए लोग लाइन लगे हुए थे, खाद नहीं मिल रही थी। अभिषेक गौर को धमकाया जा रहा था। तो जो मेरे हाल है, सांस ले लीजिए थोड़ा सा, कह रहे पवन जी, लोया जी कह रहे हैं थोड़ी सांस ले लीजिए। छोटी सी बात कह रहा था मैं, तो बड़ी छोटी सी बात कहना है। पवन जी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जी दिन रात सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 29 के 29 हारने के बाद कौन सो पाएगा? 5 लाख कार्यकर्ताओं के होने के बाद कौन सो पाएगा? और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी उन्हें सोने नहीं दे रहे हैं। ये पीड़ा निश्चित है, और इस पीड़ा में हम भी उनके साथ हैं। लोगों को निजी जिंदगी का पूरा अधिकार है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जीतू पटवारी जी से और पवन जी आपसे, परंतु रात में वो सो पाए, इतना आग्रह आप जरूर कमलनाथ दिग्विजय सिंह से करिएगा कि वो कम से कम रात में तो सोने दें। और नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, पहली बैठक बुलाई उन्होंने, उसमें देखिए तो विरोध शुरू हो गया। 355 लोग नाराज, आप ये देखिएगा, 9 लोग छोड़ चुके हैं। और कई लोगों ने ये पूछा, एक भी आदमी ने सोशल मीडिया पर उसकी खुशी और प्रसन्नता जाहिर नहीं की कि मैं सचिव बना, कि मैं महासचिव बना, कि मैं उपाध्यक्ष बना, किसी ने जारी नहीं की, बल्कि पार्टी छोड़ने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। तो अब कैसे सो पाएंगे प्रदेश अध्यक्ष जी? निश्चित इस बात की पीड़ा और चिंता हमारे मन में भी है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को नींद भी आना चाहिए और इस तरह की परिस्थितियां हो कि वो सो सकें। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप कम से कम कांग्रेस पार्टी के हम लोग के सोने की चिंता कर रहे हैं, लेकिन बड़ा विनम्रता से निवेदन, सोने कहाँ दे रहे हैं उन्हें? आप लोग सोने नहीं दे रहे, आपके नेता सोने नहीं दे रहे उन्हें। आपको जनता ने चुना, इस देश और प्रदेश की जनता के सोने की रक्षा जनता चुनेगी, जनता चुनेगी, राजपथ होता तो कोई परिवार चुन देता। लोया जी, पटेल जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। सुरकांत जी, ठीक है, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बताइए। मेरा नंबर ही कट गया। नहीं, आपका नंबर नहीं कटा पवन जी, मैंने पहले ही कहा आपसे, पर्याप्त समय है, चिंता ना कीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुरकांत जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, नाराज हो जाएंगे वो। सुरकांत जी, श्योपुर से खबरें आ रही हैं, बुधनी की हम चर्चा ही नहीं कर पाए क्योंकि गर्मा गर्म माहौल वहां पे है। बुधनी से भी खबरें आ रही हैं, जो पवन जी आरोप लगा रहे हैं कि वहां भी इस तरह की, जबकि बुधनी में तो ऐसे आसार है नहीं है। हम पहले के भी चुनाव देख चुके हैं, वहां का नेचर भी ऐसा नहीं है जो श्योपुर का है। फिर कांग्रेस इस तरह के आरोप क्यों लगा रही है? क्या कोई आशंका है, पहले से कोई ग्राउंड तैयार कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से विपक्षी दल होने के नाते
उनकी आशंका व्यक्त करना उनका अधिकार है। और मुझे नहीं लगता कि बुधनी में इस तरह का कोई पुराना इतिहास रहा हो। हाँ, एक आध दो जगह छुटपुट वारदातें हो सकती हैं तो वो सामान्य होती हैं, क्योंकि हर चुनाव में छुटपुट वारदातें होती हैं, लेकिन बुधनी का इस तरह का कोई पुराना ना तो परिदृश्य रहा है, ना कभी इस तरह की चीजें सामने आई हैं। हाँ, विजयपुर का जरूर मानते हैं, तो विजयपुर के मामले को लेकर मैं इतना जरूर कहूंगा, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, कि प्रशासन निश्चित रूप से अपने आप को अक्षम पा रहा है। अगर अक्षम नहीं पाता तो इस तरह की स्थितियां नहीं बनती। निश्चित रूप से शासन और प्रशासन दोनों लोगों की वहाँ पर अक्षमता साबित हो रही है स्थिति के वहाँ पर। कहाँ से लग रहा है सूर्यकांत जी ऐसा कि बूथ कैप्चरिंग हो गई हो, मत पेटियां की बात न करें, हम ईवीएम लूट के ले गए हों, ऐसे तो कभी खबरें आई नहीं है। घटनाएं आई हैं वो भी कुछ जगह से आई हैं, बाकी जगह तो अच्छे से मतदान चल रहा है। हमने मतदान प्रतिशत के जो आंकड़े बताए हैं कि 54.86% हो चुका है 1 बजे तक, और बुधनी में 51.26%। तो आंकड़े तो ठीक ठाक हैं। नहीं, आंकड़े ठीक है, लेकिन आखिर में धरना प्रदर्शन की परिस्थिति क्यों बनी, क्यों आपको दोनों प्रत्याशी को डिटेन करना पड़ा, ये सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल तो खड़े होंगे इन चीजों को लेकर, क्योंकि अगर आप सत्ता पक्ष के प्रत्याशी और विपक्ष के प्रत्याशी दोनों को अगर आपको डिटेन करने की नौबत आई है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी जो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है या जो अन्य तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं खामियां रह गई हैं। अन्यथा इतना नहीं है कि शासन और प्रशासन चाहे ले तो कहीं इस तरह की कोई परिस्थिति बने। और इस समय पूरे प्रदेश में तो चुनाव है नहीं, सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर है, तो आप पूरा जिला प्रशासन, पूरा पुलिस बल या अतिरिक्त बल मांगकर वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर शासन प्रशासन पर तो उंगली उठेगी ही। और पुराना इतिहास रहा है तो आपने उससे सबक नहीं लिया। इसका मतलब पुराने इतिहास से अगर आप सबक लेते तो जो खामियां रह जाती हैं उन खामियों को दूर करते और इस तरह की परिस्थिति नहीं बनती कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़े या आम जनता के लोगों को जाकर कुछ आंदोलन जैसा कदम उठाना पड़े। लेकिन यहाँ एक पक्ष नहीं कर रहा है ना धरना प्रदर्शन, दोनों पक्ष कर रहे हैं। मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए दोषी कौन है? शासन और प्रशासन ही तो दोषी माना जाएगा, जिला प्रशासन दोषी माना जाएगा, पुलिस प्रशासन दोषी माना जाएगा, जो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पाया और जिला प्रशासन इस तरह की व्यवस्था नहीं बना पाया कि वहाँ पर कार्यकर्ताओं में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो उन्हें नाराजगी का इजहार क्यों करना पड़ रहा है। तो इस तरह की स्थिति अगर निर्मित होती है तो कहीं ना कहीं कौन जिम्मेवार होगा? लेकिन प्रभु जी, क्या आप सूर्यकांत जी की बात से सहमत हैं कि अक्षम साबित हो गया पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, चुनाव आयोग? क्या आपको भी इन तस्वीरों से, जो चंद तस्वीरें आई उससे ऐसा प्रतीत होता है? या जो प्रेशर की पॉलिटिक्स है, चाहे वो बीजेपी कर रही हो चाहे कांग्रेस कर रही हो, प्रशासन पर ही कर रही है ना, चुनाव आयोग पर ही कर रही है? अब रजत जी, प्रेशर की पॉलिटिक्स तो दोनों तरफ से है। और जो लोया जी ने कहा, मैं वहीं से अपने क्लू निकालता हूँ बातचीत के। लोया जी ने 2 बातें कही। पहली बात तो ये कि भाई वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कैसे पता चला कि वो अपराधी जो है फलाना गाँव का है, फलाना नाम है। तो ये तो जिला प्रशासन और वहाँ पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी, जो चुनाव आयोग के कंट्रोल में पूरा प्रशासन, उसका जिम्मेदारी थी कि ऐसे अवांछित तत्व वहाँ घुस ना पाए। यदि आए हैं तो उनको उसके बारे में पता करना चाहिए था। तो इनके तो ये कहना चाहिए कांग्रेस के लोग ज़्यादा अलर्ट हैं प्रशासन से कि उनने ज़्यादा निगरानी रखी। एक पक्ष ये हो सकता है, जो दूसरा पक्ष जो लोया जी ने इसको लेकर कहा कि कांग्रेस के लोग हो सकते हैं, ये उनने कहा। तो वो भी आए कैसे जब जिला प्रशासन या चुनाव अधिकारी पूरी तरह सक्षम थे? तो दूसरी बात यह है वहां पर कि जब दोनों उम्मीदवारों को डिटेन करने की नौबत आ रही है तो क्या आपका वन मंत्री, जो सरकार का मंत्री, क्या वो भी उसी तरीके का व्यवहार करने वाला है? क्या वो भी बूथ कैप्चरिंग को बढ़ावा देने वाला है? यदि आरोप आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं तो डिटेन करने की नौबत क्यों आ रही है? यदि आप पाक साफ हैं, साफ सुथरे हैं, संत प्रवृत्ति के हैं, तो आपको क्यों बंद करने की नौबत वहाँ पे आ रही है? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ वहाँ पर भी होगी, मुझे लगता है, क्योंकि चुनाव बहुत कांटे का मुकाबला है। दोनों तरफ से कोई कसर नहीं रखना चाहता है। जातिवादी समीकरण वहाँ पे खासे मुखर हैं। रावत समाज है, आदिवासी समाज है, आमने सामने की फाइट वहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित तौर पर उसको लेकर स्थितियाँ। और रजत जी, पुराना चुनाव याद कीजिए, इसके पहले के भी मुरैना के लोकसभा चुनाव में मुझे याद है अनूप मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे, डॉक्टर गोविंद सिंह उनके खिलाफ थे, और भी लोग थे, तब भी डिटेन किया गया कैंडिडेट्स को। रामनिवास रावत पहले भी डिटेन हो चुके हैं चुनाव में, बाकी नेता भी हो चुके हैं, बीजेपी के भी मंत्री भी वहाँ पर डिटेन होते रहे हैं, बड़े सांसद भी वहाँ पर डिटेन होते रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि उस क्षेत्र का नेचर ही ऐसा है, जहाँ उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ आदमी जो है बड़े प्रेम से आता है,
5 लाखों को बोलता है, गोली मार के चला जाता है। तो इस तरीके का यदि वहाँ का नेचर है उस क्षेत्र का, वहाँ पर तो बूथ कैप्चरिंग की आशंका होगी ही होगी, समस्याएं आएंगी। अब जिन घटनाओं को लेकर जिक्र हो रहा है, 2-3 घटनाएं सामने आई हैं कि भाई कहीं पर वोट नहीं डालने दिया, पर्ची होने के बावजूद कहीं पर भगा रहे हैं। ये पूरे क्षेत्र भर की नहीं है, पूरे चुनाव क्षेत्र में बहुत सारे पोलिंग बूथ हैं, सभी जगह से शिकायतें नहीं आ रही हैं, कुछ जगह से शिकायतें आ रही हैं। तो चुनाव आयोग पहले से देखता है कौन से संवेदनशील बूथ हैं, कौन से अति संवेदनशील बूथ हैं, बाकायदा उनकी जो है निगरानी रखी जाती है, बाकायदा सूचना एकत्रित की जाती है, कहाँ गड़बड़ी करने की आशंका हो सकती है, कहाँ शराब बट रही है आप वो पकड़ लोगे, गाड़ी में पैसा जा रहा है वो आप पकड़ लोगे, अपराधी कहाँ पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ पर इस तरीके की वारदातें हो रही, उसको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। दोनों दलों के नेता, मतलब ये हम ये नहीं कह रहे कोई एक पार्टी कर रही है, बीजेपी यदि वहां पर आरोप लगा रही है तो कांग्रेस भी आरोप लगा रही, कांग्रेस आरोप लगा रही तो बीजेपी भी आरोप लगा रही है। और जहां तक ये बात आई कि भाई वो जो है बीडी शर्मा को नहीं घुसने दिया गया या जीतू पटवारी को नहीं अंदर प्रवेश करने दिया गया, तो चुनाव क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति जा ही नहीं सकता है, पहले से नियम है, आप गए क्यों वहां पे? आप केवल और केवल जो है एक दबाव, जो आपने कहा दबाव बनाने के लिए आप वहां तक गए। ये बात वहां बैठकर यदि दोनों दलों के अध्यक्ष कर रहे हैं तो वो भोपाल बैठ के भी वो कर सकते थे। यहाँ तो मुख्य चुनाव निर्वाचन नहीं होता ना कार्यकर्ताओं में, उतना जोश नहीं भर सकते थे। यहाँ तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का दफ्तर है, उसके सामने धरना दे लेते आप। अब किसी जिले की सीमा में जाकर आप बैठकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो दबाव की एक राजनीति बनाने की कोशिश है दोनों दलों के नेताओं के द्वारा। चुनाव की निष्पक्षता कहीं ना कहीं इससे जो है प्रभावित होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक दलों को भी संयम बरतना चाहिए, जिला प्रशासन को और चुनाव आयोग को भी इस बारे में एहतियात रखना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो, जो हो रही है तत्काल समाधान करें। यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरी पर्ची होने के बाद वोट नहीं डालने दिया गया है, तो वहां पर तत्काल उनको समाधान करना चाहिए कि भाई इसकी पर्ची गलत है या नाम नहीं है इसका वोटर लिस्ट में, या क्या दिक्कत है, क्यों नहीं वोट डालने दिया गया। यदि वो सही है तो वोट डलवाइए, उसका नहीं है तो समाधान कीजिए। एक इशू खड़ा कराने की कोशिश की जा रही है बार बार, ये इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। तो लोया जी, क्या आपके वन मंत्री का भी वही नेचर है कि वो भी बूथ कैप्चरिंग करा रहे हैं क्या? और वहाँ यदि जिले में जब प्रशासन सख्त है, आपका सब कुछ सख्त है, तो भारी व्यक्ति प्रवेश कैसे कर गए? गुंडे बदमाश कहाँ से आ गए वहाँ पर? तो ये भी तो असफलता है ना। और जब पता है कि चुनाव आचार संहिता में भारी व्यक्ति जिले में नहीं जा सकता है, तो आपके अध्यक्ष वहाँ जा रहे हैं, आपके नेता वहाँ जा रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स आपकी तरफ से भी नहीं। देखिए विजय जी, कुछ बातों को मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति में हमको बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। सूर्यकांत जी जो कह रहे थे उसमें शब्द का सुधार करने की मैं आवश्यकता समझता हूं। आदरणीय सूर्यकांत जी ने कहा कि अक्षम रहा वहां प्रशासन, बल्कि अक्षम ना कहकर हम ये कह सकते हैं कि इतने पूरे चुनाव में एक बड़ी चूक प्रशासन से हो गई। ये लोया जी पूरे प्रदेश में 230 सीटों पे चुनाव कराता है जब चुनाव आयोग, तब ये चूक नहीं होती है। एक उपचुनाव में हो रही है जहां पर पूरा निगरानी तंत्र मजबूत है। देखिए मैं फिर से कहता हूँ, कई निर्णयों पर हमें भी ऐतराज होना चाहिए कि आज रामनिवास रावत जी को डिटेन किया गया और साथ में मुकेश मल्होत्रा। अच्छा, जो अभी पवन जी आरोप लगा रहे थे, जो पवन जी कह रहे थे, उदयवीर सिंह की जो बात कर रहे थे, उसको कई चुनाव में उनको पहले भी हटाया गया, उन पर शिकायतें रही, जांच बैठी। तो जो चुनाव आयोग है, जो प्रशासन है, जो नाम क्यों भेजता है ऐसे अधिकारियों को वहां पे तैनाती के लिए जो कि पहले से दागी हों या जिन पर आरोप लग रहे हों? सवाल आपकी सरकार पे ही खड़े होते हैं ना। आपने मौका दिया कांग्रेस को आरोप लगाने का। देखिए प्रभु जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यदि इस तरह के कोई लोग हैं जिन पर लगातार आरोप है, परंतु अब प्रश्न इस बात का है कि चुनाव आयोग ने सरकार को कोई ऐसा निर्देश भी नहीं दिया है कि ये व्यक्ति को आगे से इनका नाम नहीं भेजें। लोया जी स्पष्ट ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन है। ये लोया जी आयोग की गाइडलाइन है कि जिस पर कोई ऐसे आरोप होंगे, जांच में दोषी पाया जाएगा, उसको अगले चुनाव में नहीं रखा जाएगा। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि मैं चुनाव आयोग पर कोई उंगली नहीं उठाना, मगर चुनाव आयोग को जब सरकार ने नाम भेजे होंगे तो एक अधिकारी का नहीं भेजा जाता, आप भी जानते हैं, एक से अधिक लोगों का भेजा जाता है। नाम क्यों भेजे जाते हैं? क्या सर्विस रिकॉर्ड नहीं चेक किया जाता है? क्या सरकार उनका रिकॉर्ड नहीं देखती है भेजने वाले अधिकारी? जी एक बात और कह रहा था, एक बात और प्रभु जी जो आप कह रहे थे, इसको थोड़ा सा आप और आगे बढ़ाइए कि रामनिवास रावत जी से ज्यादा ग्रेस देने का काम आज चुनाव आयोग और प्रशासन ने मुकेश मल्होत्रा जी को किया है, मगर हम उस पर भी चुनाव आयोग पर कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। जहां रामनिवास, अरे लोया जी मुकेश मल्होत्रा तो पहली बार चुनाव में डिटेन हुए हैं। मैंने कहा कि रावत जी इससे पहले भी चुनाव में हो चुके हैं। पूरा प्रश्न का उत्तर आ जाएगा प्रभु जी। देखिए, और मुकेश मल्होत्रा जी को पुलिस जीप से घूमने के लिए अलाउ किया गया। ये भी तो दिलचस्प है ना केंद्र पर पुलिस कि आपकी पुलिस कह रही है। लोया जी ये भी तो दिलचस्प है कि पुलिस कह रही है
कि हमने उन्हें इसलिए नजरबंद किया है, डिटेंशन में लिया है, क्योंकि उनकी सुरक्षा देने के लिए। तो खतरा किससे है उनको? मतलब आप लोगों से होगा, सुरक्षा देने के लिए आपने उनको लिया है। देखिए ब्रजेश जी, मैंने आपको बताया बीरपुर मंडल में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश हुई, मैं फिर से आपको कहता हूं, उस घटना के बाद आज सुबह भी जब मतदान प्रारंभ हुआ तो बीरपुर मंडल में, बीरपुर थाना क्षेत्र में फिर से माहौल को खराब करने की कोशिश हुई और इसी कारण दोनों प्रत्याशियों को, प्रशासन को डिटेन करना पड़ा। और मैं फिर से कहता हूं, हम किसी भी जो संवैधानिक संस्थाएं उनके निर्णय को पूरा स्वीकार करते हैं, उसमें बट, परंतु, किंतु, लेकिन ये लगाने की और गोल घुमाने की हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। चुनाव आयोग और वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर है, यदि उन्होंने कोई निर्णय लिया है हम उसके साथ है। मगर एक और बड़ा प्रश्न है जो अभी कह रहे थे माननीय बीडी शर्मा जी का, तो देखिए सीमाएं श्योपुर जिले की सील नहीं है, सीमाएं विजयपुर विधानसभा की सील है। और माननीय बीडी शर्मा जी आज श्योपुर प्रवास पर थे, परंतु वहां भी प्रवेश से रोका गया और आदरणीय बीडी शर्मा जी गए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं क्यों लोया जी, क्या आपके अध्यक्ष के वहां पहुंचने से स्थितियां बिगड़ने की आशंका जिले की? बात को वहां से लगातार वीडियो आ रहे हैं, देख लें कि आदिवासियों के सम्मान में बीडी शर्मा मैदान में, मैं फिर से कहता हूं, जो लोग चुनाव आयोग के खिलाफ, जो लोग प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और यहां मीडिया में बात कर रहे हैं, उन लोगों की भी ये जिम्मेवारी थी कि आदिवासियों समुदाय के हमारे भाइयों का हौसला वहां जाकर बढ़ाते, जो माननीय बीडी शर्मा जी कर रहे हैं, कि आदिवासियों का सम्मान भी कायम रहे, उनके मताधिकार का भी वो प्रयोग कर सके, निडर होकर कर सके। ये करने आज तभी तो सब ज्यादा पोलिंग हो रही है। 54% तो एक बजे का आंकड़ा है, 54% से ज्यादा 60% से अधिक मतदान वहां हो चुका है और लगभग मैं समझता हूं 78% तक वहां मतदान के अंतिम आंकड़े रहेंगे। 100% करा लो लोया जी, अच्छा लगेगा, एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। नहीं देखिए, वहां ऐसा है सर कि चूंकि उपचुनाव था तो कार्यकर्ताओं ने जो 80+ के मतदाता हैं उनका भी लगभग 90% से ऊपर मतदान करवाया है। वहां मुझे, चूंकि मैं वहीं था, मुझे बहुत रियलिटीज मालूम है वहां की, तो बहुत कार्यकर्ताओं ने सक्रियता के साथ वहां जो 80+ के लोग हैं उनका मतदान भी कराया। इसलिए एनर्जी ज्यादा थी ना, बहुत जगह चुनाव नहीं था इसलिए सारी एनर्जी वहीं लगा दी है, तो इसलिए प्रतिशत तो बढ़ना ही चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की। तो पवन जी, वो तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि तमाम परिस्थितियां आपकी वजह से, वो तो उनके तो एक व्यक्ति को वो निकाल कर वोटिंग करवा रहे हैं, जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है वो उन्हीं के फेवर में जाएगा। फिर आप कहने लगेंगे ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। नहीं, हम तो जो कहेंगे तो मान ही नहीं जाएगा। बाकी लोया साहब जो कहेंगे, पूरी ज्ञान की खान पूरी भाजपा के नेताओं के पास है, पूरा नॉलेज उनको है। हम तो बड़े अज्ञानी टाइप के व्यक्ति बैठ जाते हैं। अभी आप ही ने कहा था ज्ञान ले रहे हैं, हर तो बड़ा गुणगान करते हो लोया जी का। लोया जी का अभी आपने कहा का जवाब तो दे दो पवन जी। कर लीजिए अभी, या तो आपको ज्ञान मिल रहा है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। और मैं फिर से कहता हूं, मैं तो रोज सीखता हूं। अभी आपने एक नई बात सिखा दी मुझे कि जीतू पटवारी जी सो नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, सीखना हमेशा एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं भी आपसे सीखता हूं, आपको भी सीखना चाहिए। नहीं, मैं तो पहले बोल रहा हूँ, मैं तो हमेशा ही सीखता हूँ। लेकिन अभी देखिए, अभी जब रिटर्निंग अधिकारी उत्तम सिंह सिकरवार की बात हुई तो कितने बाखूबी, हाँ ऐसा हुआ होगा। अरे आपको तो नॉलेज होना चाहिए, आप तो ज्ञान की खान हो कि ऐसा हुआ है, हुआ होगा नहीं, ऐसा हो चुका है। ये सेंटेंस सही। दूसरा, लोया साहब हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, उसकी कांग्रेस पार्टी की सूची, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नींद, बड़ी चिंता रहती। अरे तो आप ही ने बताया भाई, वो क्या चिंता कर रहे हैं? ये सत्ता, मैंने तो जनता की भी नींद की बात करी, मैंने जनता के भी दुख दर्द की बात की, तो उसको नहीं पकड़े, आप अपने हिस्से का पकड़ लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सत्ता में हो, इतना ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी जी हमें मिले हुए हैं इस देश को, तो हमें चाहिए कि हम कम से कम आम जनता, जो मुंगेरी लाल के झूठे सपने आम देश की, प्रदेश की जनता को दिखाए हैं, उनके सुख दुख कर रोए। वो 750 किसान जो शहीद हो गए, उनके दुख के लिए रोए। जो किसान खाद, मैं बुधनी में तक खाद के लिए मारा मारी चले, टोकन बटाई, इधर नहीं मिल रही उधर, तो उनके लिए सोचो आप। वो जो रात भर लाइन में लगे रहते, तो उनके लिए सोचो। आप सत्ता में बने रहे हो, आप इसलिए नहीं हो कि कांग्रेस की चिंता करो, कांग्रेस के कितने पदाधिकारी बन गए, कांग्रेस के वो तो जनता तय कर देगी ना। पवन जी, आपने तो खुशी खाद
के लोग है तो छोड़ रहे जनता हैं, नाराज जो है, आपके आपकी संगठन के लोग नहीं है। तो मेरा निवेदन इतना है कि आम जनता की चिंता करिए, आम जनता के, कांग्रेस के बजाय आम जनता के दुख, उनकी नीड की चिंता करिए कि वो सो सके। जो गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता, वो कम से कम उसको नौकरी मिल सके। व्यापम जैसा पवन घोटाला जी, आपके, सुन लीजिए 2 मिनट, व्यापम जैसा घोटाला माननीय अरे उसको शिवराज 3 सिंह दिन चौहान ने चुनाव हो किया गए ना, है। हम तो आज और की आपको बात कर लगता रहे हैं। है कि बुधनी में आप जीत जाओगे? किसने जनता की पूरे चिंता देश की में होगी, वो अपना जीत नाम जाएगा। रोशन कर दिया व्यापम घोटाला करके, और बुधनी में आप जीत जाओगे। वाह अरे पवन जी, महाराज, वाह। पवन जी, पवन जी, उसी एक छोटी सी बुद्धि बात में कहना चुनाव चाहता हूँ। जीते हैं। 1 लाख से ब्रजेश जी, ज्यादा एक वोट बड़ी से छोटी जीते बात पिछली पवन बार। जी से कहना चाहता हूँ। ब्रजेश जी, एक बहुत छोटी बात है, पवन जी को आग्रह करना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं कि वो कांग्रेस के एजेंडे को खोल देते हैं कि किस तरह कांग्रेस झूठ बोलती है। अभी पवन जी ने कहा कि मैं बुधनी में था, खाद के लिए मारामारी थी, जबकि पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश में ये चिल्लाते घूम रही है कि केवल बुधनी और विजयपुर में खाद मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है। ये पवन जी का मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा कि वो कांग्रेस का जो नैरेटिव होता है उसे विफल कर देते हैं। बहुत धन्यवाद आपका पवन जी। क्या बोल रहे हैं बुधनी में? बुधनी में आसानी से आपने मिल अभी रहा है बताया खाद। कि विजयपुर में अरे आसानी मैं से बोल मिल रहा रहा है। बुधनी में कांग्रेस के मारामारी तमाम चल नेता रही कह रहे हैं पूरे प्रदेश में। हाँ हाँ, और जबकि आपका पूरा नेतृत्व पूरे प्रदेश में ये कह रहा है पवन जी आप सुन कि लीजिए, सुन केवल लीजिए, विजयपुर मैं मिल रहा है। सलकनपुर- मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ आपको। अरे चलिए, धन्यवाद, बड़ा हम आपका धन्यवाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं बुधनी के बोरी सेक्टर में था, सलकनपुर माता जी के मंदिर के पास। वहां पे मंदिर के पास जो आपकी सोसाइटी है, वहां पिछले कम से कम 25 दिनों से लोग बोल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, आज आ रही खाद, कल आ रही खाद, पर आज मैं वो आंखों देखी बात कर रहा हूँ, मैं आंकड़ों की बात करनी, जहां पे मैं था वहां की बात कर रही। इसको आप चाहे पोल पट्टी खोलना मान लो, बड़ा गलत जगह आपको भेज दिया पार्टी ने। हमने ये भी बोला कि बड़ा गलत जगह पार्टी ने आपकी जिम्मेदारी तय की, आप वहां क्लीन स्वीप को हार रहे। ये नहीं सुनेंगे। व्यापम जैसा घोटाला किसके नेतृत्व में हुआ? उसका बिल्कुल उसके फैक्ट का भी। एक मिनट, आज आप एक सत्य और सुन लीजिए, आज आप एक सत्य और सुन जाइए। आपके ही साथी प्रवक्ता रहे अमिताभ अग्निहोत्री जी। मैं फिर से कहता हूँ, अमिताभ अग्निहोत्री जी से मिल लीजिए, वो बता देंगे कि व्यापम का मूल आरोपी कौन है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, व्यापम जैसा घोटाला करेगा। अच्छा पवन जी, तमाम आपकी बातें मान ली, तो क्या बुधनी में आप जीत रहे हैं? जनता परेशान है, किसान परेशान है, विजयपुर में भी आप जीत रहे हैं। हम एक चीज कहते हैं, भाजपा क्यों जीतेगी? भाजपा क्यों जीतेगी आप ये बता दीजिए। भाजपा ने जो 10 सबसे ज्यादा मुद्दों को प्रचारित और प्रसारित किया, उन मुद्दों को पूरा नहीं किया, फिर भी भाजपा जीतेगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार, फिर भी भाजपा जीतेगी। हर साल 2 करोड़ का रोजगार का झूठा वादा करेगी, फिर भी सरकार जीतेगी। 750 किसान बोलते रहे, इसके बाद भी तो जीत गई ना भाई। जीतेगी। तो ये तो तानाशाही बात है। 1 लाख के आसपास वोटों से हार रहे पवन जी। और मैकेनिज्म और मैनेजमेंट दो ही है सहारा जीतने के, उन्हीं दोनों के सहारे जीतेंगे। या तो इनका जीत का आंकड़ा तब सही होता कि ये देखो हमने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिया, आप ले जाओ जीत के, हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, हमने 5.5 करोड़ दिए, 2 नहीं दिए। ये हमने महंगाई कम कर दी। 10 तारीख 2 नहीं दिए, 5.5 करोड़ दिए। और महंगाई कितनी घटी एक दिन उस पर भी डिबेट करेंगे पवन जी। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में जैसे हालात थे वैसे ही पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहे हैं। रायपुर दक्षिण सीट पर वोटिंग जारी है। आपस में भिड़ गए यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाए हैं। दोनों के बीच जमकर हुआ विवाद। पुलिस कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। दानी स्कूल पोलिंग बूथ के सामने का मामला है। रायपुर में एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। शोपियों की तरह रायपुर से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो रही है। तस्वीरें देख लीजिए आप, किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विवाद की ये तस्वीरें हैं, आमने सामने आ गए हैं बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो ये तस्वीरें थी रायपुर की। प्रभु जी थोड़ा रायपुर पे भी नजर दौड़ा लेते हैं। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना,
लेकिन रायपुर को और छत्तीसगढ़ को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, वहाँ भी कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, झड़पें हो रही हैं, तो मतलब जिस तरह का रोचक मुकाबला आप श्योपुर में देख रहे हैं, बुधनी में देख रहे हैं, वैसा ही रायपुर दक्षिण सीट पर। देखिए ब्रजेश जी, वैसे तो कोई भी उपचुनाव आसान नहीं होता है, क्योंकि उपचुनाव में दोनों दल पूरी ताकत झोंकते हैं, एक एक सीट का मामला होता है। लेकिन जिस सीट पर हम बात कर रहे हैं, रायपुर दक्षिण, और बृजमोहन अग्रवाल की परंपरागत सीट रही है, वो छात्र राजनीति से उस सीट को जीतते आ रहे हैं। एक तरीके से कहें कि जैसे हम कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश में देखते हैं, उसी तरीके से उनने जो है रायपुर की उस सीट को एक गढ़ बना के रखा हुआ है। तो चूंकि अब वो है नहीं, सांसद बन गए, उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया गया है, तो चुनाव में मुझे लगता है ये तो फाइट दिखेगी, क्योंकि पहली बार कांग्रेस को वहाँ पर संभावनाएं दिख रही हैं कि वो उस सीट को जीत सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कांटे का मुकाबला वहाँ पर भी है, लेकिन अपर हैंड यदि कहें, आप मेरे से पूछें, तो अपर हैंड वहाँ पर बीजेपी का ही दिखता है, क्योंकि वो सीट का नेचर ही बीजेपी का हो चुका है बृजमोहन अग्रवाल के कारण। तो इसलिए ये चलता रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शिकायतों का दौर, ये वो रिजल्ट हो सकता है जो आएगा वो जैसा मैं कह रहा हूँ उसी तरीके का वहाँ पर आ सकता है। यहाँ दोनों सीटों पर किसको अपर हैंड देख रहे हैं आप? नहीं, यहाँ तो विजयपुर में तो बहुत कांटे का मुकाबला है, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा फैक्टर यदि वहाँ पर जो कहें चुनाव का, तो है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि चुनाव रणनीति के खास माहिर माने जाते हैं। ऐसे मौक़ों पर जहाँ कठिन चुनाव हो, तो निश्चित तौर पर एक वो फैक्टर है। मुकाबला बहुत कांटे का है। आदिवासी वोटर किधर जाता है, आदिवासी वोटर यदि पूरा मुकेश मल्होत्रा के साथ ही जा रहा है तो, और रावत में डिवाइड हो रहा है सीधे सीधे, तो फिर उसके बाद वहाँ पर जो है कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं, जिस तरीके से वहाँ पर टक्कर दिख रही है। बुधनी में ये किरण प्रकार ने कुछ भी कर लें, बुधनी चूंकि शिवराज सिंह की साख से जुड़ा हुआ है, अब केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो, और भले पवन जी कह रहे हों कुछ भी, उसके बावजूद वो 3 चुनाव वहाँ से जीत चुके हैं। लोकसभा का चुनाव भी चौथा गिन लें उनके खाते में जीतने का, पिछला चुनाव तो 1,04,000 वोटों से जीते थे। तो निश्चित तौर पर बुधनी में भी शिवराज सिंह ने टिकट दिलाया है, क्षेत्र उनका है। मुकाबला वहां पर भी जो किरार यदि राजकुमार पटेल की तरफ जाते हैं तो अदर कास्ट का एक फैक्टर, और एक बड़ा अर्जुन आर्य जो खड़े हुए हैं सपा से, जो कांग्रेस में ही थे, आदिवासी हैं वो एक फैक्टर वहां पर क्या कमाल दिखाता है। लेकिन जीत वहां पर बुधनी में, जैसे रायपुर के मैं एक संभावना समझ रहा हूँ, बुधनी भी उसी तरीके से बीजेपी के पक्ष में ही जाएगी। चलिए, तो परिणाम बताएंगे किसके पक्ष में जाएगी। लेकिन लोया जी, पवन जी, चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बुधनी विधानसभा सीट पर से खबर आ रही है, यहाँ वोटिंग लगातार जारी है। शाहगंज के मतदान केंद्र 54 पर विवाद, 3 वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल का आरोप है बिना आईडी कार्ड दिखाए कराई जा रही है वोटिंग। कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थाने। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने आरोप लगाया है आईडी कार्ड नहीं देखा जा रहा और वोटिंग कराई जा रही है। तो चलिए, क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल, सुनवाते हैं आप। अब पहले चुनाव करेंगे, उसके बाद फिर कंप्लेंट की बात। कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं सर, मारपीट हुई। हाँ, मारपीट की है, पटक के मारा है। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रयास ये है कि चुनाव शांति से पूरा हो जाए। किनके साथ मारपीट हुई है? कोई आपके भाई के बाद भी बता रहा है कि आपके भाई के ऊपर भी हमला हुआ है? हाँ, मेरा चचेरे भाई। दोनों ही तरफ से हमें शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की जांच करके उसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी, और उसमें जो लोग भी सम्मिलित होंगे उनके अगेंस्ट प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। अभी कैसा है, क्या कह रहा है बूथ पूरा यहाँ का मतदान, किस तरह का साइकिल? अभी पूरे क्षेत्र में छोटी छोटी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनका तुरंत हम लोग पहुँच के निराकरण कर रहे हैं, और अभी पूरे क्षेत्र में मतदान शांति। राजकुमार पटेल के जिन आरोपों पर पुलिस का कहना है कि जो भी शिकायत मिलेगी उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि राजकुमार पटेल ने भी माना है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। एक जगह की घटना को उन्होंने कहा है कि वहाँ पीटा गया है। बहरहाल पुलिस का कहना है कि जो भी शिकायत मिलेगी उचित कार्रवाई की जाएगी। बुधनी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। श्योपुर में छुटपुट खबरों के बीच में, झड़प के बीच में भी वहाँ भी मतदान जारी है। सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।